बिहार की बक्सर लोकसभा सीट इन दिनों सबसे चर्चित और हॉट सीट नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ 7वें चरण में यहां पर चुनाव होना है और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जो हैं इस बार चुनाव में उतर गए। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए दोनों गठबंधन से, तो एक तरफ सुधाकर सिंह हैं तो दूसरी तरफ मिथिलेश तिवारी हैं। इस सीट की अगर बात की जाए तो पहले यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में भी बिहार कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, वो चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनका टिकट जो है वो कट गया है। इस बार मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है। लेकिन अगर सबसे चर्चित और कह सकते हैं कि हैसियत की बात की जाए और सबसे बड़े लोग की बात की जाए तो उसमें आनंद मिश्रा का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इनके बारे में कहा जाए तो पूर्व आईपीएस भी रहे हैं, वीआरएस लेने के बाद इस बार चुनाव में आए हैं। सर, पहला सवाल है, आप आईपीएस रहे, वीआरएस लिया, उसके बाद ये बातें सामने आई कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन क्या कारण रहा कि टिकट कट गया? देखिए, इसका कारण तो बेस्ट वही बता पाएंगे कि क्या कारण था जिससे कट गया। क्योंकि मैंने टिकट वगैरह की बात तो बाद में आती है। मैं तो पहले सदस्यता भी चाहता था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करूं, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट डोंट नो कि क्या रीज़न था, कौन थे इसके पीछे। बट कट गया मेरे लास्ट मिनट तक। मैं क्योंकि वहाँ पे मैं दिल्ली में भी था काफ़ी दिन, और मैं सच में चाहता था कि इस ऑर्गेनाइजेशन से मिले, एक संगठन से मिले, तो मुझे काम करना आसान होगा, मैं काम पे फोकस कर पाऊंगा। लेकिन दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन इसका जवाब तो उनके पास ही होगा, मेरे पास कहाँ से होगा। लेकिन जब आनंद मिश्रा की बात आती है तो हेमंत विश्व शर्मा की बात सामने आती है, मुख्यमंत्री हैं, कहा जाता है कि उनसे आपका काफ़ी अच्छा रिश्ता था और कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की और आपका वीआरएस दिलाया और कहा कि चुनाव लड़ने। ऐसा नहीं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री थे, तो डेफिनेटली एक अफसर होने के कारण से अपने मुख्यमंत्री से हमेशा एक सामंजस्य रहेगा ही, तो वो था। और ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कहा ऐसा करो, मैं कहूँगा मैंने उनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, ये कहना ठीक रहेगा। हाँ, कि मैंने कहा, एंड उनसे जितना बन पाया, जो हो पाया, उन्होंने अपनी तरफ से किया। तो ही हैज़ बिन वेरी काइंड, वो बहुत दयालु रहे हैं मुझे लेके, तो इसका बस उनके लिए धन्यवाद है, बाकी मेरी किस्मत है। बीजेपी में पेच कहाँ फंसा? जब ने आपने कहा कि आप दिल्ली भी गए, बिहार प्रभारी से भी मुलाकात हुई, कई तरह की बातें हुई, लेकिन किस जगह पर आकर पेच फंसा? क्या कोई नेता या किसी की वजह से कहा जा सकता है कि ये परेशानी देखने को मिली? देखिए, मैं तो उड़ती उड़ती खबरें ऐसी आती हैं ना कि किसी ने उस पर मुझे रोकने से ज़्यादा मुझे लगा कि किसी और को प्रमोट ज़्यादा किया गया। तो ये रीज़न रहा। इट्स नॉट कि मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं था, किसी के फॉर्म में ज़्यादा था, तो उसमें किसी एक का ही होगा, तो जितना मुझे पता है। तो मैं तो एकदम मतलब अभी कोरा स्लेट हूँ ना, तो मेरे अगेंस्ट कोई क्या ही करेगा, क्यों रोकेगा मुझे? मैं तो कुछ पॉलिटिकली कुछ किया भी नहीं हूँ, एक्टिव भी नहीं हूँ, कुछ नहीं है। तो ये आई बिलीव कि कुछ और इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे जिसका कुछ एक पर्टिकुलर रहा होगा एजेंडा, की एक पर्टिकुलर लाइन में चलना है, तो वो उस लाइन में चलने में मेरा लाइन कट गया, बस इतना ही है। अगर आनंद मिश्रा की बात की जाए तो चर्चित आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी माना जाता था। क्या वो तस्वीरें थी और एकाबैग राजनीति में आना क्या कारण रहा, या फिर कह सकते हैं कि कोई व्यक्तिगत तौर पर ये आपके चॉइस रहा? नहीं, देखिए, जैसे कि हम जिस सर्विस कंडीशन में गए, जब मैं इनिशियली पोस्टेड हुआ गारो हिल्स में, तो 2013 से आप अगर इस इतिहास उठा के देखेंगे तो सबसे वॉलाटाइल टाइम था वहाँ के मिलिटेंसी में। तो उस टाइम में अब आई हैपन टू बी देयर, ऐसा नहीं कि मैं कोई इंटरनली ऐसा पैदा हुआ हूँ कि बड़ा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ। आप ऐसे सिचुएशन में डाल दिए जाते हैं कि मतलब आपको जीने के लिए आपको गोलियां चलानी पड़ती है, तो वैसा है। मैं जिंदा हूँ, वो एक उसकी कहानी है। तो इसके बाद 2017 तक मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे वॉलेटाइल सिचुएशन में था। जब उसके बाद मैं असम शिफ्ट हुआ, तो जब वहाँ शिफ्ट हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी इन गोलियों से, इन चीज़ों से परे भी है। तो मैं क्योंकि एक मैं ना सोशल आदमी हूँ, एंड आई लाइक बीइंग विद पीपल, मुझे लोगों के साथ रहना, ये एक आदमी का होता है ना, एप्टीट्यूड होता है। तो वो मैंने ग्रेजुअली रियलाइज़ करना शुरू किया। मुझे लगा कि नहीं, माई कॉलिंग इज़ समवेयर एल्स। मुझे समझ में आया कि नहीं, बड़े लेवल पे काम करना है। ये तो ठीक है, एक जॉब है, एक प्रोफाइल है, बहुत ही शानदार प्रोफाइल है, और फिर भी मुझे कुछ करना था। मैं बिहार भी आना चाहता था। मैंने इंटर कैडर डिप्यूटेशन के लिए भी अप्लाई किया था, जो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगेन उसको नहीं माना गया, जबकि पूरे प्रोविजंस थे, फिर भी नहीं माना गया। तब मुझे लगा यार, ये तो गुलामी कर रहा हूँ मैं, है ना, ये तो गुलामी है। तो मैं अपने एस्पिरेशन से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बिहार की मिट्टी को सेवा करना चाहता था और लीगली करना चाहता था। लॉ में, कानून में है वो चीज़, उसमें भी सब कुछ ठीक चलते चलते भगवान जाने किसका क्या। तो मुझे लगा कि जब इतना ज़्यादा हर चीज़ में रोक टोक ही है, तो बेहतर इस रोक टोक से निकला जाए। सामाजिक सेवा ही करना है। मैं तो ऐसा नहीं कि आईपीएस छोड़ के बिजनेस करने लगा हूँ, मैं उसमें भी पब्लिक सर्विस में था, अभी भी पब्लिक सर्विस में रहूँगा। तो आई डिसाइडेड कि नो, आई हैव टू वर्क फॉर माई लैंड। क्योंकि एक होता है ना कि एक लिमिट के बाद वो मास्लोस हायरार्की ऑफ मोटिवेशन आपने देखा है, जब आप जिंदगी में मोर और लेस सब कुछ सेटल हो जाते हैं, देन आप एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं। तो मुझे आई वांटेड टू वर्क फॉर दिस प्लेस। तो फाइनली अब नॉर्मल रास्तों से रास्ता नहीं मिल रहा था कहीं पे कुछ, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा घुटन होने लगा एक पॉइंट के बाद ना, कि यार ये तो नौकरी ही कर रहा हूँ मैं, तो क्या नौकरी करने के लिए पैदा हुआ था मैं।
तो देन आई डिसाइड कि नो, यू हैव टू टेक अ स्टेप। बिलीव मी, आईपीएस हैज़ बीन माई चॉइस ऑलवेज। मतलब आईपीएस जो है ना, मेरा ड्रीम सर्विस रहा। मैं फिर से जन्म लूँ तो मैं फिर आईपीएस बनना चाहूँगा, एटलीस्ट अपनी जवानी आईपीएस में देना चाहूँगा। तो इसके बाद इसमें आने का यही कारण है कि आई वॉन्टेड टू परस्यू लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। आपने कहा कि आईपीएस आपका ड्रीम था, आपने उसे परस्यू भी किया, लेकिन सवाल ये आता है कि एक समय ऐसा आया कि आपने इसे छोड़ दिया, परिवार का साथ मिला, पिता का साथ मिला? थोड़ा देखिए रेजिस्टेंस तो है। मैं जैसे फैमिली से आता हूँ, कोई भी बिहार का फैमिली कौन है ये आईपीएस की नौकरी छोड़ना। तो ये मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था। मैं बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं बोलूँगा, लोग उदासीन रहे, है ना, थोड़ा सा रेजिस्ट करे, थोड़ा सा सपोर्ट नहीं हिसाब से। तो ये तो मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा, क्योंकि एक सेट लाइफ है ना, देखिए परिवार वालों का भी देखिए, तो एक सेट लाइफ है, बढ़िया जीवन चल रहा है, सामने फ्यूचर प्रशस्त दिखता है, उसमें आप छोड़ देते हैं, फिर अब वहीं ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो थोड़ा तो रेजिस्टेंस ज़रूर रहा। पिताजी हैं तो थोड़ा सा रहेगा उनको भी कि एक बेटा आईएएस आईपीएस होता है तो पूरा घर खानदान कुल पूरे गांव का नाम रोशन होता है। और मेरे खानदान में कोई मतलब क्या कहा जाए, क्लास 2 जॉब में भी नहीं पहुंचा था। तो वो बंदा जब एक आईपीएस तो छोड़ता है तो एक सेटबैक होता है, बट सीइंग माई, उनको पता है कि मैं कैसा हूँ, तो ये भी पता है। तो कहीं ना कहीं ओवर टाइम अब सेटल हो गए हैं कि चलो ठीक है, ही विल डू वेल जहाँ भी करें। अब आनंद मिश्रा चुनाव में आ गए हैं, राजनीति में आ गए हैं, प्रतिद्वंदी को किस तौर पर देखते हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ अगर बात की जाए तो महागठबंधन है। दो ऐसे नेता हैं जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, कई जगहों पर ददन पहलवान भी आपके साथ निर्दलीय चुनाव में लड़ रहे हैं। तो अगर कह सकते हैं इस चुनाव को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ पर आएगी आनंद मिश्रा? नहीं, देखिए मैंने पर्सनली बताया, मैं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। मैं एक सकारात्मक राजनीति में होना चाहता हूँ, जिसमें कि हमारा सेट टारगेट क्या है, करीब 20 लाख हमारे यहाँ पे वोटर्स हैं, तो मैं पूरे 20 लाख को टारगेट कर रहा हूँ कि पूरे 20 लाख को, क्योंकि मेरा एजेंडा ही विकास का है, जो मेरा एजेंडा है बक्सर के लिए, उसमें उस पूरे 20 लाख लोग जो वोटर्स हैं उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो वो उनके ही इंटरेस्ट में जब मैं काम कर रहा हूँ तो क्यों ना हमारा साथ दें, तो मेरा वो टारगेट है। तो इसलिए देखा जाए तो कंपटीशन में सोचता नहीं हूँ। बट ये देखा है कि ददन पहलवान जी का थोड़ा सा मैंने देखा है कि अच्छा इन्फ्लुएंस दिखा मुझे ग्राउंड पे, मैं ज़मीन पे उतर रहा हूँ ना। और बाकी तो एज सच मैं बहुत ज़्यादा किसी को लेके कमेंट नहीं करूँगा, बट है थोड़ा कॉम्पिटिशन रहेगा, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स भी है रहेगा। आई एम वेटिंग टू वॉच कि अभी आने वाले कुछ दिनों में किस तरह से ये चेंज ओवर होता है। 7वें चरण में यहाँ पर चुनाव होना है। आनंद मिश्रा की बात की जाए तो युवा जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ नज़र आते हैं। कई जगहों पर जब रैलियों में आपने शिरकत किया तो बहुत युवा नज़र आए। क्या लगता है कि युवाओं में आज भी क्या उम्मीद है कि आनंद मिश्रा अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो उनके लिए क्या काम करेंगे? उनके लिए वो अवसर क्रिएट करूँगा। मैंने उनको बोला भी कि हमारे जो युवा हैं ना, उनमें पोटेंशियल है बरगद का पेड़ बनने का, लेकिन सारे गमले में लगाए हुए हैं। तो उनको ये यकीन है कि आनंद मिश्रा उस गमले को तोड़ेगा, उनको सही ज़मीन दिलाएगा, सही सिंचाई दिलाएगा और सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसमें कि वो अपना पूरा विस्तार और विस्तृत रूप ले सके। आनंद मिश्रा को आज भी क्या लगता है बक्सर में आज भी कौन सी बुनियादी परेशानी है और अभाव जो है जिसको दूर किया जा सकता है? क्योंकि शिक्षा रोजगार एक बड़ा मुद्दा आज भी नजर आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्वास्थ्य। यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्वास्थ्य। यहाँ पे स्वास्थ्य मतलब बेसिक चीज़ों पे आप आप देखेंगे कि लोग मरे जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ मेजर इशू। उसके बाद डेफिनेटली शिक्षा आता है। पलायन का जो है पूरे बिहार का ही इशू है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप गाँव में मैं जाता हूँ, एक गाँव में गया हूँ, वहाँ पता है पूरा गाँव खाली है, सारे लोग जा चुके हैं। यहीं पे पास का गांव है। तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये लोग कहाँ गए, सारे के सारे बाहर। तो क्यों? तो वही अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई कुछ करने का। तो ये सारे ऑप्शंस आप प्रॉब्लम्स आप जब देखते हैं तो आपको महसूस होगा, अगर आप क्रोनोलॉजिकली रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ का इशू है स्वास्थ्य, फिर आएगा शिक्षा, उसके बाद आता है रोजगार। और रोजगार में मैं पर्सनली अगर पूछूँ तो मैं यहाँ रोजगार क्रिएट मतलब ऐसा सरकारी नौकरी नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, बट मैं रोजगार के लिए तैयार कर सकता हूँ, जिसकी अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे। बच्चों में टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। लोग यहाँ से 1-2 क्वालिफाई भी करते हैं, सब बाहर जाके। इतना हो गया कि यहाँ सपने भी नहीं देख पाते। मैं अगर पूछता हूँ क्या बनना है तो भैया मुझे कोई सिपाही की नौकरी की तैयारी कर रहा है, हाँ कोई मैट्रिक लेवल का एसएससी की तैयारी कर रहा है। मैं कहा कोई ग्रेजुएट है लेकिन उसका सोच है कि मुझे सिपाही बनना है। तो मैं ऐसा क्यों? तो आप सोचिए जिस जगह पे आपको मिनी काशी का कॉन्सेप्ट थोप दिया गया हो आपके दिमाग पे, यहाँ पे आपको मतलब बक्सर को उसकी आइडेंटिटी ही नहीं, उसको भी एक दूसरा सिटी बनाने की बात करी जाए, उसका भी मिनी वर्जन। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना कुंठित मानसिकता से हम लोग गुजर रहे हैं। तो इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, बक्सर को उसकी आइडेंटिटी दिलानी ज़रूरी है, और बहुत कुछ इस लाइन में करना है जिससे युवा से आप कहें तो इस लाइन में करना। प्लस स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा इशू है। मैं बताऊं यहाँ पे ना, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पोर्ट्स का बड़ा सॉलिड कल्चर है। यहाँ पे खेत जब कट जाते हैं तो बच्चे खेलते। कल रात को ही मैं क्रिकेट मैच में गया था, तो मैं दूर से देखा, मुझे लगा अरे वाह यहाँ तो प्लेग्राउंड। जब पास जाके देखता हूँ वो खेत था, उसको काट कूट के बोला भैया सुबह आइए तो यहाँ पे हल चलता हुआ आपको नजर आएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम बेसिक चीज़ों में, देश बहुत तेज़ी से, देश हमारा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। मैं मान लूँगा कुछ स्टेट्स तो एकदम 1 to 10, 10 to 100, 100 to 1000, 1000 to 10,000 जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं 1 2
3, 4, 5, तो हम बहुत पिछड़ गए हैं। और अभी सही टाइम पे एक सही योग्यता वाला प्रत्याशी यहाँ ना आए, कैंडिडेट ना आए, इस सही टाइम पे इंटरवेंशन अगर यहाँ के पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मेकओवर में नहीं हुआ तो बिलीव मी कल को भारत तो विकसित हो जाएगा, लेकिन जैसे घर में एक बच्चा कमज़ोर होता है वैसे हमारा बक्सर और बिहार कहीं कमज़ोर रह जाएगा। अपने स्वास्थ्य का जिक्र किया, अश्विनी चौबे की बात की जाती है। बिहार सरकार में एक वक्त मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग भी संभाला है, केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं। क्या लगता है बावजूद उसके बक्सर का विकास नहीं? नहीं, देखिए ये फैक्ट है। देखिए कहने का यहाँ पे सब कुछ दिखेगा आपको, बिल्डिंग्स दिखेंगे, आप जाइए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स दिखते हैं, उसमें गाय बंधी मिलेंगी आपको। तो अब इसका मैं किसी को दोष, देखिए इट्स अ सिस्टम विच इज़ वर्किंग। आई बिलीव कि जो भी नेतृत्व में रहता है वो थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लेता है और थोड़ा उसको पता भी हो कि भाई किस चीज़ को कैसे अलाइंड करना है, कैसे चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है और रिजल्ट बेस्ड काम करे। कि ऐसा ना हो ना कि हमने दे दिया, दे के भूल गए। हमें टास्क बेस्ड होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर पीएचसी है, इसको अगर हम रिवैम्प कर रहे हैं तो अगले 3 महीने का टास्क है, तो उसमें हम जाके चेक करें कि कितने पेशेंट्स आए, कहाँ गए, रेफ़र कितने किया आपने, वहाँ इलाज कितनों का किया, क्या दवाई आई, कितना बचा। तो जब आप करने लगते हैं, उसका ओवरऑल मुआयना होने लगता है, आप लोगों को अकाउंटेबल करने लगते हैं, आप उसकी जिम्मेदारी फिक्स करने लगते हैं। और वही जो मैं कहा कि रिजल्ट बेस्ड आपका जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, मतलब कि जो आपका अचीवमेंट है दैट शुड बी क्वांटिफाइबल, कि आपने कितना क्या किया। ये सब जब चीज़ें होंगी, ये शायद नहीं हुई हैं, तो इसीलिए चीज़ें छूट गई हैं। मैं नहीं कहता किसी की मानसिकता में कमी है, बट मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि इसमें अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव अक्यूमेंट और स्किल्स से काम किया जाए तो इन चीज़ों को आराम से, आज भी कहता हूँ 3 महीने में चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी अगर ठीक से किया जाए तो। आनंद मिश्रा की अगर बात की जाए तो सवाल ये भी होता है कि आनंद मिश्रा केवल युवा की बात करते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ पर ज़मीनी हकीकत की बात होती है, या बुज़ुर्गों में वहाँ तक नहीं जा पाते, और वहाँ तक अब तक टच नहीं हो पाया है। जो दूसरे नेता हैं वो वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। हवाबाजी में आनंद मिश्रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसी को नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं। एग्जैक्टली नैरेटिव बिल्डिंग। आप आके देखिए, किसी के भी, अब कोई भी आप देख लीजिए, माननीय मोदी जी को किसने बनाया? युवा ने बनाया। तो जो फ्रंट फोर्स होता है ना, जो इंजन होता है, वो हमेशा वही रहेंगे। अगर उसके पीछे के खड़े बुजुर्ग नहीं दिख रहे हैं किसी को, अगर वो औरतें नहीं दिख रही हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर अब दिस इज कॉल्ड नैरेटिव बिल्डिंग। अब सिर्फ सामने वाला ढांचा देख के अगर उस पर आप कह रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ दौड़ कौन सकता है, मैं तो दौड़ता हूँ, आप आइए मेरे फील्ड में, ग्राउंड पर मैं अभी भी, कल भी दौड़ा, पूरा बच्चों को 200 मीटर दौड़ाया, बूढ़े थोड़े मेरे साथ दौड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल ज़मीनी हकीकत पकड़ के, मैं वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ को वेरी मच कंसर्न में हूँ, और जितने इश्यूज़ कहता हूँ मैं 360 डिग्री, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं कुछ हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी ये बात कहा कि आप लोगों ने पिछले 30 साल से करीब आप ये समझ नहीं पाए कि व्हाट इज़ गुड फॉर द प्लेस। आप किसी और की भलाई के लिए वोट देते रहें, उनके साथ जुड़े रहें। उनको बताया आपका बचपन गुजर गया किसी और की मेहनत करने में, आपका जवानी भी चला गया उसमें, मैं आपका बुढ़ापा बेहतर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रोवाइड, जो हेल्थ की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा बेनिफिट किसको होगा? वो बूढ़े लोगों को होगा, जो पूरा का पूरा मेरा एजेंडा ही उनके साथ लगा हुआ है। जो मैं अच्छे एजुकेशन की बात करता हूँ, 1/3 ऑफ आवर वुमेन डू नॉट पास क्लास 10, 10 के बाद वो पढ़ नहीं पाती हैं। तो एजेंडा किसके लिए कर रहा हूँ? वो उनके लिए, डेफिनेटली वो उसमें इन्वॉल्व हैं। जब भी मैं स्पोर्ट्स की फैसिलिटी की बात करता हूँ, उसमें वुमेन को भी इन्वॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिर्फ वुमेन नहीं, देखिए हमारे समाज में अब देखा जाए तो 360 विकास के लिए तो अब सिर्फ वुमेन नहीं, बहुत सारे डिप्राइव्ड हमारे ग्रुप्स हैं, लाइक हमारे जो दिव्यांग हैं, वो भी एक पार्ट है। तो आई कीप देम ऑल्सो इन अकाउंट। आप मेरे आके देखिए, मेरे रैलीज में या मेरे प्रोग्राम्स में आपको वहाँ दिव्यांग भी दिखेंगे, हर कास्ट कम्युनिटी के लोग दिखेंगे, हर एज ग्रुप के लोग दिखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इस तरह का नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की कि हवा है। आप आके ज़मीन पे देखिए, मैं बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, एंड रियल टाइम में बताता हूँ आपको, जो मेरे से जुड़ते हैं वो एकदम रूहानी तौर पर जुड़ते हैं। तो मेरे बारे हवाबाजी वाली बात नहीं है। तो यू हैव टू बी ऑन ग्राउंड टू अंडरस्टैंड, बाकी सब नैरेटिव बिल्डिंग है। जाति और धर्म से उठकर आपने काम किया है। सवाल आखिरी ये है, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, बीजेपी के कद्दावर नेता कई हैं, बेहतर चेहरा आज भी बिहार के लिए आनंद मिश्रा को कौन नजर बेहतर चेहरा मतलब कि ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, आई डोंट वांट टू अननेसेसरी इंडोर्स समवन, कि मैं किसी को इंडोर्समेंट कर दूँ, मैं कोई होता भी नहीं किसी को इंडोर्स करने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए पोटेंशियल सब में है ना। जिस दिन आदमी अपने पर्सनल इंटरेस्ट से और पॉलिटिकिंग से उठ के सोचना शुरू करेगा तो काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। आपने जितने नाम बोले इनमें भी काफ़ी लोग हैं, और इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जिनको उठने नहीं दिया जाता है। मैं एक इसका जीवंत एग्जांपल हूँ आपके सामने यहाँ, कि मुझे पॉलिटिक्स मतलब सो कॉल्ड फॉर्मल पॉलिटिक्स ज्वाइन ही नहीं करने दिया गया। तो एक जीवंत एग्जाम्पल हूँ कि ये पॉलिटिकिंग में एक ऐसा राज्य जिसमें 70 साल में 42 बार आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं, तो उसके लिए शायद पॉलिटिक्स खुद में एक एंड हो गया है कि पॉलिटिक्स ही करना है, डेवलपमेंट और ये सब एजेंडा नहीं है। डेवलपमेंट उतना करना है जिससे पॉलिटिक्स बनती रहे। तो एक कंप्लीट नई सोच की ज़रूरत है हमारे राज्य में, एक कंप्लीट सकारात्मक राजनीति लानी ज़रूरी है। यहाँ आप किसी का अपना ये उठा के देख लीजिए, इंटरव्यू देख लीजिए, या आप किसी का भाषण सुन लीजिए, हर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं।
वो उसको बुरा बोल रहा है, वो उसको बुरा बोल रहा है, कोई किसी के पिताजी को गाली दे रहा है, कोई किसी के 30 साल के इतिहास को गाली दे रहा है, कोई किसी के प्रेजेंट तरीके को गाली दे रहा है, बट मुद्दे की बात नहीं है। आपने कहा मैं हवा में हूँ, बाकी सब हवा में है, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं तो ज़मीन की बात कर रहा हूँ, मैं तो डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ। और उल्टा ये अब इस तरह के बहुत लोग हैं, अब आई डोंट कम अप विद अ टॉपिक, एक बहुरूपिया मेरे नाम का भी अपना यहाँ भर देता है, यहाँ पे अपना नॉमिनेशन भर देता है, और नॉमिनेशन भरने के बाद वो मीडिया में कह रहा है कि मैं उसका नाम चुरा रहा हूँ, है ना। तो आप समझ रहे हैं, उसको कोई जानता भी नहीं है, बोल रहे हैं मैं। तो ऐसे नैरेटिव बिल्डअप होता है, इस तरह से चीज़ों को पूरा बरगला दिया जाता है और चेंज ओवर कर दिया जाता है कि आपका मेन ट्रैक से छोड़ के। अब यही नेताजी लोग के बहुत सारे उसमें, मैं जब भाषण देता हूँ, क्या कुछ बोलता हूँ, लोग आनंद भैया जिंदाबाद, बोले रुको भाई, मेन मुद्दे की बात करो तो आनंद भैया जिंदाबाद करने लगते हो। ये उनके लिए रखना है जिनके पास टॉपिक नहीं होता है बोलने का, जिनके पास मुद्दों का जवाब नहीं होता बोलने का। तब क्या किया जाता है, वहाँ पे मुद्दे नारे लगाने लग जाते हैं और ठीक नेताजी को साइड से लेके बाहर कर दिया जाता है। तो आई एम हियर ऑन ग्राउंड टू वर्क, है ना। और सारे युवा स्पेशली इस बात को समझते हैं, है ना। बुजुर्ग भी हैं, मैं कहता हूँ मेरे को कि 30-40% ऐसे बुजुर्ग हैं जो मेरी बात को नहीं समझते। उनका अपना वो क्या कहें, वो फेथफुलनेस है। मैं उनसे कहता हूँ कि जो आप इतनी वफादारी किसी पार्टी के साथ दिखा रहे, वफादारी अपने बच्चे के साथ दिखा दिए होते हैं ना, तो आज आपका बच्चा सेटल्ड होता है, जीवन में कुछ बेहतर कर रहा होता। तो ये चीज़ उनको भी समझानी। महिलाएं इतना उनको कुंठित कर दिया गया है कि मैं जाके हाथ जोड़ जोड़ के बोलता हूँ कि अरे माँ बाहर आइए, दीदी बाहर आइए, बात तो करें कम से कम। तो बहुत ही हमारे बता रहा हूँ मैं, बुनियादी तौर पे बिहार में रिस्ट्रक्चर चीज़ों करनी ज़रूरी है। कोई आपको ऐसा आदमी चाहिए जो अपने सेल्फ से उठ के काम करना चाहे। आई एम हियर टू गेट नथिंग। मैं सच कहता हूँ, ये वक्त बता देगा। मैं अपने लिए आया नहीं हूँ, मैं देने आया हूँ, मैं मांगने कुछ नहीं हूँ, लेने कुछ नहीं आया हूँ। लोग कहते हैं आपको टिकट नहीं मिला। मैं कहा भाई साहब, मैं टिकट के लिए थोड़ी आया था, मैं तो काम करने के लिए आया था। आपने टिकट नहीं दिया तो मैं काम नहीं करूँगा। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। आप वेट करिए। किस बात का वेट करें भाई, काम करने का वेट करें। अच्छा माननीय मोदी जी ने कहा यही वक्त सही वक्त है, तो फिर हम किस चीज़ का वेट करें। तो उनकी ही बात मान के चल रहा हूँ। उन्होंने कहा था ना कि यही वक्त है, सही वक्त क्या होता है, सही वक्त यही वक्त होता है। क्या अगर चुनाव जीतते हैं आनंद मिश्रा तो क्या गठबंधन के साथ जाएंगे या साफ तौर पर सीधा कहा जाए बीजेपी के साथ जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगा जो मैं इन जितने बुनियादी मुद्दों की बात की, जो मुझे प्रॉमिस करे कि मैं आपकी ये सारे मुद्दे, क्योंकि मैं यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बन के जा, मैं खुद के लिए नहीं जा रहा हूँ। मुझे नहीं बनना मंत्री, मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए। मेरे इन लोगों का ये इश्यूज़ आप रिजॉल्व कर दीजिए। ये जैसे रिजॉल्व हो जाएगा मैं बताता हूँ, आई विल बी मोर हैप्पी। तो जो इसको करके दे देगा, मेरे सारे इनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कराने में मदद कर देगा, मैं उनके साथ रहूँगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तो निर्दलीय प्रत्याशी बक्सर से आनंद मिश्रा। साफ कहा कि आज भी बुनियादी चीज़ों का अभाव जो है वो बक्सर में नजर आता है, और सबसे पहला अगर मुद्दा कोई होगा तो वो स्वास्थ्य है। साथ ही साथ युवाओं को लेकर कहा कि युवाओं के बेहतर जिंदगी के लिए आगे काम करूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, बक्सर।